नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और हम आज ये भूगोल का सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको यूपीपीसीएस, यूपीएसआई कांस्टेबल, वीडियो लेखपाल, पेट इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इस पूरे सीरीज को आप लास्ट तक देखिए और मेरा विश्वास है कि इस सीरीज से आपका जो ज्योग्राफी पोर्शन है, जो भूगोल का पोर्शन, उसकी फाउंडेशन न्यू तैयार हो जाएगी। और हम यहाँ से मैपिंग से स्टार्ट करेंगे, विश्व भूगोल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम हर एक बिंदुओं को कॉन्सेप्चुअली आपको समझाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब जैसे ही हम किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो भूगोल का क्या प्रभाव होता है कि वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के इतिहास को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को या वहाँ की राजनीति को वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ की जनसंख्या अधिक है, उसके पीछे का कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल यहाँ पे एक अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराता है, एक अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराता है, जिससे यहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं। और इसके बाद जब यहाँ पे विविधतापूर्ण लोग रहेंगे, बहुत से लोग रहेंगे, तो राजनीतिक विचारधाराएँ अलग रहेंगी, यहाँ का इतिहास कुछ अलग होगा। तो इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि अगर आप जीएस की बात करते हैं कि हम सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम या परीक्षा के लिए, तो आप ये देखेंगे उसके सेंटर में हमेशा ज्योग्राफी ही रहता है। कोई भी आप विषय देख लीजिए, उसके ऊपर जो प्रभाव होता है वो भूगोल का ही होता है। अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे कि जैसे कि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में, किस देश में या किस राज्य में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसका जैसे ही आप किसी क्षेत्र के संसाधन की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं केंद्र में भूगोल है। तो ऐसे में भूगोल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जब तक अगर आप इस भूगोल विषय को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस क्षेत्र के किसी भी विषय को पढ़िए, आप उसका अवलोकन नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भूगोल कॉन्सेप्चुअली कि कैसे पढ़ा जाता है, भूगोल के पढ़ने का तरीका क्या है और यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम में ये कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे जो भूगोल है, अब देखिए भारत का दर्शन ही ऐसा है कि हम जो आज ये 17वीं शताब्दी में अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जो सिद्धांत या उन्होंने बताया, वो हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पूर्व जो है हमारे विचारधाराओं को, हमारे सिद्धांतों को चुरा कर उन्होंने 17वीं शताब्दी में जब उन्होंने हमारे वेदों को, उपन्यासों को, पुराणों को जब उन्होंने पढ़ा तो हमारे जो ग्रंथों से उन्होंने विज्ञान की जो पद्धति निकाली उन्होंने अपना बना दिया। लेकिन हम समझेंगे कि ये हमारे भारत में इसका कैसे प्रभाव था। देखिए अगर हम भूगोल की बात करें तो देखिए, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ज्योग्राफी है इसको कहते हैं, लेकिन अगर आप भूगोल भारत में ही हिंदी शास्त्र से ही अगर आप इसमें देखें तो भूगोल ही पूरा विषय का एक ही बार परिभाषा है। जैसे कि मान लीजिए भूगोल बना है किससे, भू प्लस गोल, यानी कि जो भूमि है वो गोल है, यानी कि भूमि का जो है वर्णन कर दिया, पृथ्वी का वर्णन कर दिया, वो गोल है। तो देखते हैं सिर्फ एक शब्द में ही, भूगोल शब्द में ही पूरे भूगोल विषय को हिंदी शास्त्र में, हिंदी भाषा में इसको बाकायदे एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्डों से बना है, जियो प्लस ग्रेफा। देखिए जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्रेफा मतलब होता है इसका वर्णन। तो समझ सकते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, इसको कहते हैं ज्योग्राफी। और ये ग्रीक वर्ड है, और अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें कि ज्योग्राफी की ब्रांचेस कैसे हैं, तो अगर हम जियो लिख लेते हैं पृथ्वी, ठीक है, जियो में अगर हम ऐड करेंगे लॉजिया, ये हो गया पृथ्वी का अध्ययन। उसके बाद जियो में हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे मैट्रिया,
पृथ्वी का मापन हो गया। जैसे कि पृथ्वी के मापन में कौन सा जो क्षेत्र है, कितने अक्षांश, कितने देशांतर पे है या कितने किलोमीटर पे है, ये हो गया पृथ्वी का मापन। उसके बाद आते हैं जियोइड्स, यानी कि जियोइड्स, इसका मतलब पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार। अब अगर आप पृथ्वी के आकार की बात करते हैं, देखिए इनके अलावा हम ज्योग्राफी में ये तो पढ़ लिए कि पृथ्वी का अध्ययन करें, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, आंतरिक अध्ययन, जिसमें कि आपको देखेंगे क्रस्ट मेंटल कोर, तो पृथ्वी के अंतर की जो भाग है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसके अंदर कैसे कैसे सतह डिवाइड है, कैसे कैसे प्लेट डिवाइड है ये। उसके बाद पृथ्वी का मापन, पृथ्वी की लंबाई, ऊंचाई और ये सब इसके अंदर अक्षांश, देशांतर। इसके बाद जियोइड यानी पृथ्वी का आकार कैसे है। अब जैसे कि आप देखते होंगे, ग्लोब में देखते होंगे कि पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है, ये आपने अब तक पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, पृथ्वी हमारी गोल है। लेकिन क्या वाकई में पृथ्वी हमारी गोल है? क्या हम इस पर चर्चा करें कि पृथ्वी हमारी वाकई में गोल है? देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये रियल जियोइड्स का जो है फिगर है, आप फिगर में देख सकते हैं। अब आप ये बताइए क्या ये गोल है? नहीं, ये गोल नहीं है। ये जो हमारी पृथ्वी है वो एक संतरे की तरह है, संतरे की तरह, गोल है बट संतरे की तरह है। अब उसके पीछे का देखिए कारण क्या है कि संतरे की एक तरह क्यों है। आप कभी गांव या घर में क्रिकेट मैच खेले होंगे, और जब क्रिकेट मैच खेले होंगे तो आपकी जो बॉल है कभी कभी नाले या पानी में गया ही होगा। उसके बाद अगर आप उस बॉल को इस तरह जब स्पिन करेंगे, उसको जब घुमाएंगे हाथों पे, तो आप देखते हैं कि उसमें से पानी की बौछारें निकलती है, और पानी की बौछारें जो निकलती है वो तीव्र गति से निकलती है, सेंटर से निकलती है। तो आप उसको एज्यूम करिए ऐसे ही। अब जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है और अपने साथ अपने अक्ष पे ये घूम भी रहा है, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए इसको हम इस पेन को हम ऐसे घुमाते हैं, टर्न करते हैं, जब ऐसे ही घुमाएंगे तो इस सरफेस पे जितने भी प्रोडक्ट लगे होंगे या फिर जितनी भी पानी लगी होगा वो बाहर फेंकेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे जब पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए गोल है, शुरू में गोल है मान लीजिए, और जब ये ऐसे घूम रहा है, तो जब ऐसे घूमेगा तो जो यहाँ के जो सेंटर के हैं, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्वाभाविक है कि ये यहाँ पे फैलाव ज़्यादा होगा, और जब ध्रुवों पे सेंट्रल फोर्स कम लगेगा तो ये फैलाव कम होगा। तो ऐसे ही जब परिवर्तन होकर जियोइड का फॉर्म बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी ऐसे है। और देखिए जैसे कि हम दूर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी गोल तो दिखती है, लेकिन आप देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर पर्वत भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, पहाड़ है, मरुस्थल है, मैदान है और गर्त भी है। तो ऐसे में अगर आप ये देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पे कोई कहीं पहाड़ भी है, तो कहीं गर्त भी है, ठीक है, कहीं मैदान भी है। तो अगर आप गोल देख रहे हैं तो फिर गोल कैसे हो सकता है? गोल तो स्वाभाविक नहीं है। लेकिन हम एक एज्यूम मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, अभी पृथ्वी पे मान लीजिए ये पहाड़ है, फिर ये गर्त है, ये फिर नदियां हैं। तो जो समुद्र तल है, हम समुद्र तल को ही एक मानक मानकर एक ये फिगर डायग्राम कर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है। इसलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पे पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको मेंशन किया हुआ जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। देखिए अब जो जियोग्राफी शब्द है, जो जियोग्राफी शब्द है, ये आपको पता है कि जियो प्लस ग्राफी यानी कि पृथ्वी के वर्णन से बना है। उसके साथ ही इसको जो नाम, जो ज्योग्राफी शब्द है, इसको इरेटोस्थनीज ने, यानी कि इरेटोस्थनीज यानी कि अपने जो बुक है इनका जियोग्राफिक, इन्होंने एक बुक लिखा था जियोग्राफिक, इस बुक से ये शब्द निकला है और इनको लोग फादर्स ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं।
लेकिन अगर आप एग्जाम पैटर्न में एग्जाम पे जाते हैं जब, तो आप देखते हैं कि कभी कभी हिकेटियस का भी नाम आता है। तो दो लोगों का नाम अक्सर आता है और दोनों का अपना अपना योगदान है ज्योग्राफी के क्षेत्र में। तो दो लोगों का नाम है, देखिए, एक है नाम है हिकेटियस, ऑप्शन में इन दोनों में से किसी का नाम आएगा तो आप लगा सकते हैं हिकेटियस। दूसरा नाम है इरेस्थनीज। अब जो हिकेटियस थे इनका योगदान ये था, इन्होंने एक किताब लिखा था जस्ट पीरियड। इन्होंने किताब लिखा था जस्ट पीरियड, और इस जस्ट पीरियड किताब में इन्होंने ये बताया था पृथ्वी पे, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसलिए दो महादेशों का संगम है। अब महादेशों का मतलब ये है कि जो हमारे सागर द्वीप, इन सब चीज़ों के बारे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने जस्ट पीरियड में किया है। और इरेस्थनीज, जिनको आप फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो था ज्योग्राफिका। और यहीं से भूगोल के लिए जो शब्द आया था वो ज्योग्राफिक आया था। ठीक है। वैसे अगर हम इस पूरे क्लासेस की हम बात करें कि ये क्लासेस हम कैसे पढ़ेंगे और इसका कैसे यूज है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्लास जो चलेगा ये मैप से चलेगा। अगर आपके पास कोई एटलस का मैप है, स्टूडेंट का हो, चाहे एटलस का है या फिर खान सर का है, कोई भी आप एक मैप ले सकते हैं। वो जब, क्योंकि आप ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास मैप है तभी आप बता सकते हैं कि मणिपुर कहाँ है, असम कहाँ है, बंगाल कहाँ है और राजस्थान कहाँ है, उसका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। प्लस उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आपका देश जो है चौथे स्थान पे कौन से महाद्वीप में है, आपके देश से सटे कौन सा महासागर है, तटीय क्षेत्र पे कौन कौन से राज्य हैं। तो इन सभी के लिए आपके पास मैप का होना जरूरी है। और हम ये जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो मैप से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप मैप से हर चीज़ों को देखने लगेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिलेट करने लगेंगे, वैसे ज्योग्राफी विषय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे में आकर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी है। तो यदि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस या फिर यूपीएसआई, यूपीएससी पेट, ठीक है, तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के स्तर पे, यानी कि प्री में आपसे ये पूछेगा कि कौन से राज्य में या कौन से देश में किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं। भारत में संसाधनों को निम्न क्रम में लगाइए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे कि संसाधन से प्रश्न आप ये देख सकते हैं कि इसमें संसाधनों से किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार से ये पूछा गया कि कौन से राज्य में कौन से संसाधन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये अगर आप देखेंगे प्री के स्तर पे है, लेकिन अगर मेंस स्तर पे देखेंगे तो मेंस के स्तर पे होगा आर्थिक। जैसे कि आर्थिक का मतलब क्या है, तो आर्थिक में आपका राजनीति भी आ जाएगा। देखिए इसका प्रभाव देखिए, जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बिहार की जनसंख्या, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में जन्म दर बहुत अधिक क्यों है, जनसंख्या अधिक क्यों है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकली लाइफ पे आइए कि जब देखिए आप अगर इतिहास में जाएंगे तो जब मगध का समय था या फिर वैदिक काल था, उस समय जो बिहार था, उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, जो मगध के नाम से जाना जाता था, अवध के नाम से जाना जाता था, ये काफ़ी संपन्न राज्य थे। वाराणसी हो गया, काफ़ी संपन्न राज्य है। तो इसमें आप ये देखेंगे तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव भूगोल की वजह से ही था। क्योंकि देखिए आप अगर इसकी बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती थी। जब फसल अच्छी होती थी तो श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, यानी मेहनत करने वाले लोग की आवश्यकता पड़ती थी। और जब लोगों का पेट भरा रहेगा, और जब लोगों को ये आवश्यकता महसूस होगी कि खेती करने के लिए या फिर इस संसाधन को, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें और हाथों की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है, तो लोग अपने ही परिवार में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है पहले से ही फसल रूप में यानी कि खेती में संपन्न था, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आप बहुत तेजी से देख सकते हैं।
तो यही कारण है कि तो अब जैसे कि अब मान लीजिए जनसंख्या हो गया, तो जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो संसाधनों का वितरण भी तो होगा। कि मान लीजिए अगर किसी भी क्षेत्र में 5 बीघे क्षेत्र में 10 कुंटल या 15 कुंटल जब गेहूं हो रहा है और उससे टैक्स सरकार को जा रही है, तो वो जो संसाधन है वो वितरण भी तो होगा। तो हो गया आर्थिक राजनीति, आर्थिक। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अधिक लोग रहेंगे, जब जहाँ पे अधिक लोग रहेंगे, विविधतापूर्ण लोग रहेंगे, तो वहाँ पे राजनीतिक विचारधाराएं जो होंगी, जो वहाँ के मतभेद होंगे और जो वहाँ पे मनमुटाव होगा या फिर उनकी जो मन मिलन होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ऐसे में राजनीति वहाँ चरम होना स्वाभाविक है। तो आप इसीलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या सबसे बड़ा जिम्मेदार है यहाँ की राजनीति अधिकता होने के कारण। आप यहाँ देखेंगे कि आपको हर क्षेत्र में, हर गांव मोहल्ले में आपको कोई इंजीनियर या डॉक्टर भले न मिले, लेकिन आपको हर गांव हर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष या नेता अवश्य मिल जाता है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो भूगोल है, वो पिछले 1000 वर्षों से इसी प्रकार प्रभावित है कि आप चाह भी लिए तो आप अपने क्षेत्र को बिना इस तरीके से आप अचानक से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मानसिकता के साथ अनुमानसिकता में भी आ चुकी है। तो ये है, अब आप समझ गए कि किस प्रकार से हम मैप पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम मैप नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ दक्कन का पठार है, कहाँ पे लिथियम मिला है, कहाँ पे यहाँ के लोग ऐसे ही क्यों रहते थे। जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में लोग जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में लोग गर्त में लगे, मतलब कि जमीन के अंदर रहते थे बनाकर। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ और है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा वातावरण था, हवाएं बहती थी, तो उनको गर्त में रहना उनका वो मजबूरी था। इसी तरीके से हर क्षेत्र में, हर राज्य में भूगोल की वजह से वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य, संस्कृति, संस्कार और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो ऐसे में मैप का पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। मैप में देखिए हम 5 कंपोनेंट को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे अगर आपके पास मैप होगा। पहला पढ़ेंगे मानचित्र, ठीक है, पहला पढ़ेंगे मानचित्र। दूसरा पढ़ेंगे एटलस, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे ग्लोब, तीसरा पढ़ेंगे ग्लोब। चौथा पढ़ेंगे रूढ़ चिन्ह, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे डायरेक्शन। अभी मैं सभी 5 पॉइंटों को बहुत आसानी से समझा देता हूं कि ये है क्या और इसका हमें इस्तेमाल क्यों करना है। देखिए फिगर पे आप देख सकते हैं, ये विश्व का मैप है, ठीक है। विश्व के मैप में आप ये देख रहे हैं कि आपको सागर दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको जो पूरा विश्व है 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, आपको महाद्वीप दिखेगा। सागर देखेंगे आप तो 5 महासागरों में बटा हुआ है, प्रशांत, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो विश्व का जो आप मैप देख रहे हैं कि आपको कैसे पता लगाएंगे कि भारत कौन से महाद्वीप में है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का चौथा स्थान है, दक्षिणी अमेरिका का चौथा स्थान है। आखिर भारत इतना संपन्न देश क्यों था और आज इसकी स्थिति ऐसी क्यों है, चीन आज इस प्रकार से संपन्न क्यों है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना है, कैसे है। तो ये सब मैप से ही हम समझ पाएंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित करती है, भूगोल किस प्रकार से उत्तरदायी होता है वहाँ के संसाधनों के लिए, वहाँ के राजनीति के लिए। तो इस पूरे चैप्टर को हम बहुत आसानी से समझेंगे मैप से। तो देखिए अगर नोट करना हो कि सर हमें नोट्स भी बनवा दीजिए, तो पहले आप मैप की हेडिंग डालिए और मैप की हेडिंग डाल के आप ये लिखेंगे कि मैप जो होता है पृथ्वी की सतह के किसी भाग के पैमाने की सहायता से प्रस्तुतिकरण। देखिए पैमाना की सहायता से प्रस्तुतिकरण यानी कि ये बताना कि कौन से क्षेत्र का, कौन से भाग का कितना आकार है, उसका मानक क्या है, उसका पैमाना क्या है, यही मैप होता है, ठीक है। उसके बाद मैप बनाने की जो कला है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी कि जो मैपिंग होता है, जो आप मैपिंग करते हैं
उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ड दे दिया कि ये वर्ड किस चीज के लिए है, तो कार्टोग्राफी जो होता है वो मैपिंग के लिए है, ये आप ध्यान देंगे। और उसके बाद अगर हम पहला नक्शा देखते हैं कि पहला नक्शा यानी पहला मैप कौन बनाया है, तो अनेक्सिमेंडर को अनेक्सिमेंडर ये आपके फादर ऑफ मैप है। ठीक है, ये आपके फादर ऑफ मैप है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए इतना तो हमने मैप के बारे में छोटा सा यानी कि मानचित्र के बारे में छोटा सा आपको हमने ब्यौरा दे दिया। अब इसमें हम चलते हैं कि थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मैप को कैसे पढ़ना है। मैप को अगर आप खरीद लिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैप में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगर आप एटलस का कोई मैप खरीदे होंगे, एटलस का कोई मैप आप खरीदे होंगे तो आप ये देखे होंगे कि एक तरफ राजनीतिक होता है, एक तरफ फिजिकल होता है, एक तरफ डायनेमिक होता है। तो ये तरीके से हम ये देखेंगे कि आखिर वो मैप को आपको देखना कैसे है। ठीक है, तो मैप देखिए 3 तरीके के होते हैं। जो मैप है ये 3 तरीके के होते हैं। पहला मैप आप देखेंगे फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप। देखिए ये देखिए भारत का जो आप जो मैप देख रहे हैं फिजिकल मैप है। देखिए इस फिजिकल मैप में आपको कोई राज्य या फिर कोई सीमा सही से निर्धारित नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ आपको ये दिख रहा है कि ऊपर में हिमालय में कैसे कैसे ये कलर बना हुआ है, नीचे फिर तमिल के साइड में कैसा क्षेत्र कैसा बना है, मैदान कैसा है, ये आपको कलर दिख रहा है। ये आपको राजनीतिक सीमाएं नहीं बताता है, इसमें आपको बताता है कि पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, नदी कहाँ पे। जैसे कि आप नदियां देख रहे हैं इसमें नीले कलर से डिनोट किया गया है, दिखाया गया। जो बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है, वो ब्राउन कलर के दिखाया गया है, डार्क ब्राउन कलर के दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको कहते हैं फिजिकल मैप। आप ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं जो फिगर्स को फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। इसको राजनीतिक मैप भी कहते हैं। जो नॉर्मल आप लोग भारत का नक्शा लगाते हैं जिसमें राज्य दिखता है, जिला दिखता है, क्षेत्र दिखता है, तो इसको हम राजनीतिक मैप यानी कि पॉलिटिकल मैप पे देख सकते हैं। आप ये अब ये देख सकते हैं फिगर पे भारत का नक्शा ये है, इसको कहते हैं देखिए पॉलिटिकल मैप। आप इसमें देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए कौन सी रेखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए कौन सी रेखा है, प्लस ऊपर से राज्य सीमा के लिए कौन सी रेखा है, जिला सीमा के लिए कौन सी रेखा है। उसकी यही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक डायमेंशन आप ये देखे होंगे कि मैप में नीचे लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 या फिर 10,000 या फिर 1,000। इस तरह आप देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे लिखा होगा। तो ये पॉलिटिकल मैप में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा जहां पे आपको सीमा, राज्य, ये सब बातें होंगी। तीसरा आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप थीमेटिक मैप देखेंगे, देखिए ये देखिए थीमेटिक मैप। आप देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी किसी नक्शे को आप देखते हैं तो उसमें ये डिनोट किया रहता है कि ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे शहरी आवास है, यहाँ पे ग्रामीण आवास है। तो जो इस तरीके से किसी मैप में किसी एक इंडिकेटर के माध्यम से ये डिनोट किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज है। जैसे कि मान लीजिए आप ये देखिए मैप, ये आपको मैप सबसे अच्छा लगेगा। ये देखिए परिवहन का मैप है, इसमें आपको रेलवे ट्रैक दिखेगा कि कैसे कौन सा रेलवे ट्रैक कैसे होकर गया है, कौन सा हाईवे कैसे होकर गया है। ये है सिर्फ थीमेटिक मैप, जिसमें आपको मैप में कोई स्पेशल एक चीज या फिर सभी चीज जो चिन्हों के माध्यम से स्पेशली उसी चीज को सिर्फ इंडिकेट करने के लिए दिखाया जाता है, उसको कहते हैं थीमेटिक मैप। मेरे ख्याल से आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए थीमेटिक मैप को अगर आप न्यूज़ चैनलों में आपको एग्जांपल से दिखा दे, कभी आप आज तक देखते होंगे या फिर कोई न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो जब वहाँ पे बरसात का वो
विज्ञापन आता है कि कौन से राज्य में कितना बरसात होता है। आप देखते होंगे कि जहाँ पे बारिश का मौसम होता है उस राज्य में ये बारिश कराते रहते हैं, जहाँ पे धूप होता है वहाँ पे सूर्य दिखा देते हैं, और जहाँ पे बारिश और वो सूर्य दोनों होता है तो वहाँ पे बारिश और सूर्य दोनों दिखा देते हैं। तो स्पेशली उस राज्य में कि मौसम को दिखाने के लिए, स्पेशली मौसम को दिखाने के लिए जो जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हीं को थैमेटिक मैप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हम आपको थैमेटिक मैप समझा दिए। जैसे कि इसमें अगर कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है, ये देखिए नेशनल पार्क का देखिए ये मैप। इस नेशनल पार्क में आप देखेंगे कि कैसे इस पूरे भारत में कैसे नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखेगा। तो ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि थैमेटिक मैप क्या होता है। तो हमने जो 5 कंपोनेंट मानचित्र, एटलस, ग्लोब और रूट चिन्ह और डायरेक्शन पढ़े थे, उसमें से पहला जो मानचित्र है वो हमारा कवर हो गया। अब हम दूसरे आते हैं, दूसरे पे हम आते हैं एटलस, ठीक है, दूसरे पे है एटलस, ठीक है। अब देखिए एटलस को क्या कहते हैं। अगर आपको एटलस की परिभाषा लिखना है तो एटलस को लिख देंगे कलेक्शन ऑफ मैप, यानी कि जो नक्शों को या जो मैपों का कलेक्शन होगा यानी कि संग्रह होगा उसी को है एटलस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब ये एटलस शब्द आया कहां से। सबसे बड़ी बात ये एटलस शब्द कहां से आया। देखिए अब एक ग्रीक की कहानी सुन लीजिए, एक ग्रीक की कहानी, ग्रीक का पुराण सुन लीजिए। ग्रीक में एक युद्ध हुआ, ठीक है, टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में। टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में 10 वर्षों का युद्ध हुआ और उसमें टाइटन्स हार गए। टाइटन्स हार गए तो जो टाइटन्स के राजा थे उनका नाम था एटलस, और उनको यह सजा मिली कि वो पृथ्वी को अपने कंधे पे लेकर घूमे। अब आप ये देखिए, ये है एटलस, ठीक है। देखिए तो इसका हालांकि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये पुराणों और कहानियों की बात है, वरना हमारे यहाँ भारत में भी शेषनाग पृथ्वी को लेकर डोल रहे हैं, लेकिन अभी तक शेषनाग को किसी ने देखा नहीं। ये तो अब विज्ञान ने अलग अलग सिद्धांत बना दिए हैं, लेकिन हमें आपको ये दिलचस्प बनाने के लिए, इस क्लासेस को दिलचस्प बनाने के लिए कि कैसे कैसे पुराण कहानियाँ हमारे विषयों पे हावी रहे हैं, तो ये है। तो ये आपको समझ गए कि कैसे क्या हुआ। और अगर आप जनक की बात करें, जनक की बात करें तो जो एटलस शब्द है उसका जेरार्डस मर्केटर नोट कर लीजिए, जेरार्डस मार्केटस, ठीक है। ये इन्होंने शब्द दिया 1595 में, 1595 में। अच्छा एक चीज आप जरा ध्यान देंगे, जितनी भी खोज हुई हैं, जितनी भी, चाहे नक्शे का हो गया, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का हो गया, चाहे आयुर्विज्ञान का हो गया, जितनी भी आप खोज देखेंगे, जितने भी न्यूटन्स के लॉ देखेंगे, जो भी आप कुछ देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी खोज हुए हैं वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हुए हैं। अब देखिए उसका कारण क्या है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, और आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो वो हमारे पुराणों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी में अनुवाद करा के भगवत गीता सीखना चाहते थे, रामायण सीखना चाहते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में वो हमारे धर्म शास्त्रों का, हमारे वेद का, हमारे पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद इसलिए कराते थे कि जो विज्ञान की खोज आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने खोज की थी, उन्होंने सिर्फ अपना उसी को विश्व में प्रकाशित करके अपने नाम का थप्पा लगा लिया है। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है, लेकिन आप बताइए कई वर्ष पूर्व वही हमारे जो पुराणों में है, आखिर संख्याएं कहाँ से आती थी? आप खुद विचार करिए। अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है तो संख्याओं की संख्या, उसके पहले भी तो संख्या नहीं होंगी। ये ऐसा तो नहीं कि 9 के बाद संख्या समाप्त हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ किया गया और अपने नाम का ठप्पा लगाया गया। देखिए 1595, ये 16वीं शताब्दी ही है, और ये जेरार्ड मार्केट्स भले ही वो विदेशी है, लेकिन कहीं कहीं भारत से ही प्रभावित हुए हैं, भारत के ही नक्शे, भारत के ही तरीकों को सीखा है। और जो पहला एटलस बना है वो अब्राहम आर्टिसियस ने बनाया है। अब्राहम आर्टिसियस, ध्यान देंगे आप,
ये नाम मैं आपको इसलिए सब लिखवा रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में कभी कभी फैक्चुअल डाटा आपसे पूछ लेता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो फादर्स ऑफ मैथ हैं, फादर्स ऑफ जियोग्राफी हैं, हिकेटियस कौन है, इरेथरिस्ट कौन है, और उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये शब्द किन्होंने दिया है या फिर पहला एटलस किन्होंने बनाया। तो इसलिए हम ये आपको पूरा डाटा और पूरा फैक्ट आपको इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट बचता था ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या है सर। ग्लोब देखिए, आप फिगर पे देखिए, ग्लोब दिख रहा है आपको। चलिए ये देखिए, ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी की तरह नहीं है, ये पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप है, ठीक है। देखिए पृथ्वी का एक नमूना मान लेते हैं ये ग्लोब को। देखेंगे ग्लोब जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ठीक है, जिस हिसाब से चक्कर लगाता है आप उसको टर्न करके घुमा कर देख सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोब है, ये पृथ्वी का एक नमूना है और इसकी जो जनक है मार्टिन बेहम है। ग्लोब के जनक है मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम, ठीक है। मार्टिन बेहम जो है 1492 में इन्होंने ग्लोब का इन्वेंशन किया था, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब देख लीजिए आप फिगर में, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब जो है न्यूयॉर्क में है, यूनिस्फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब। कभी कभी ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब यूनिस्फेयर, आप ये फिगर में देख सकते हैं जो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब, आप ये देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब, उसका नाम है अर्था, जो अमेरिका में है। दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब जो है अर्था, जो अमेरिका में है। अब ये देखिए, ये फैक्ट आपको इसलिए लिखवाया जा रहा है कि आजकल के जो एग्जाम है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बेसिस पे है। 50% आपको क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहेंगे और 50% फैक्ट आपसे ऐसे पूछ लेते हैं जिस फैक्ट को आपने कभी देखा नहीं है। तो ऐसे में हम फैक्ट, डाटा, स्टोरी, जैसे कि हमने बीच में भी एटलस की जो स्टोरी सुनाई थी, तो हम जो क्लासेस हैं, जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये इन सब फैक्टों को हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जो पृथ्वी है, आप ये ग्लोब देख लेंगे, पहले ग्लोब को देख लीजिए अच्छे से। जो पृथ्वी है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ग्लोब भी आप देखेंगे वैसे ही झुका हुआ है। दूसरा जो है ये अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो पृथ्वी है कौन से डायरेक्शन में घूमती है, तो आप ये कहेंगे पश्चिम से पूर्व के डायरेक्शन में ये घूमती है। और उसके बाद ये ग्लोब हम इस तरीके के ग्लोब में आप कुछ देखेंगे, ऐसे ऐसे रेखाएं होंगी, ठीक है। ग्लोब में आप देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे रेखाएं होंगी, ठीक है। तो ये हम ग्लोब और मैप इसलिए आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं जिससे आपको ये समस्या ना हो। तो जो आप ऐसे देख रहे हैं, क्षैतिज देख रहे हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये क्लासेस में आपको हम डीपली बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी नॉर्मली आपको इसलिए बस इन शब्दों से इंट्रोड्यूस करा दिया जा रहा है कि जब आगे और टॉपिक पढ़ेंगे तो आप ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दूसरा आपका है ये रेखाएं हैं, इसको जो वर्टिकल रेखाएं हैं, इसको लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर कहा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर है, देशांतर। और ये अपने अक्ष पे, यानी कि अपने अक्ष पे ऐसे मान लीजिए ये झुका हुआ है, अपने अक्ष पे, अपने इस पे घूमता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट था हमारा रूढ़ चिन्ह। अब देखिए रूढ़ चिन्ह का मतलब क्या हो गया, देखिए अब दोबारा आप देखिए इस फिगर को। ये फिगर आपका जो है नेशनल पार्कों का ये फिगर है। अब जैसे कि नेशनल पार्क हो गया तो आपको ये दिखाया जा रहा है ना कि नेशनल पार्क का सिंबल क्या है। अब दूसरा फिगर ये देखिए रेलवे का, ठीक है। अब ये रेलवे का जो रेलवे का फिगर है, आप उसमें देखेंगे कि रेलवे लाइनों का रेलवे लाइन बनाया गया है पूरे फिगर में, कहाँ कौन सी रेलवे लाइन है। तो अब आप खुद बताइए कि ये क्या है, यही तो रूढ़ चिन्ह है। रूढ़ चिन्ह उसे कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट करता है, उसको बताता है, उसी को कहते हैं रूढ़ चिन्ह। अब पांचवा हमारा जो है डायरेक्शन, जो हमारा पांचवा है डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आपका घर आजमगढ़ से कहाँ है, तो आप कहेंगे कि आजमगढ़ से
इतना दूर उतना है, पता नहीं चला कितना है। ठीक है, फिर कहेंगे इतना ऊपर है उतना नीचे, ये भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बताएंगे कि आपका आजमगढ़ से पूर्व पश्चिम की तरफ इतना किलोमीटर है, पश्चिम की तरफ इतना किलोमीटर है, जैसे आपसे ये पूछेगा कि राजस्थान जो है किस क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में है, तो ये होता है डायरेक्शन। और बिना डायरेक्शन के आप जब कभी एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्शन आप समझ गए। तो ये जो 5 बेसिक चीज़ें थे हमने आपको डिनोट कर बता दिया। अब आगे की क्लासेस में हम मैप पढ़ाएंगे और इस पूरे क्लासेस में आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।